नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज हम आसाम बोर्ड के एचएस फाइनल ईयर के इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2020 का है। और हम सिर्फ ग्रामर सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि जो टेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम किसी दूसरे वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सेक्शन सी को देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नरेशन। तो 5th नंबर क्वेश्चन है और जो ए नंबर है वो देखते हैं। Alexander said to Porus, "How do you desire to be treated?" He answered like a king. तो मैं आपको नरेशन, करेक्टेंस और वॉइस चेंज को इजीली सॉल्व करने का एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपको उसे अपने लैंग्वेज में उसका मतलब समझना है। उसके बाद जो भी इसका आंसर होगा, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा, जो भी इसका आंसर होगा उसको भी आपको अपने लैंग्वेज में समझना है। फिर उस आंसर को आपको जो सॉल्व करने के रूल होते हैं उनको फॉलो करके ट्रांसलेट कर देना है। दैट्स इट। देखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। एलेक्जेंडर सेड टू पोरस, यानी कि एलेक्जेंडर ने पोरस को कहा, हाउ डू यू डिजायर टू बी ट्रीटेड, यानी कि तुम किस तरीके से ट्रीट किए जाना चाहते हो। ही आंसर्ड लाइक ए किंग, यानी कि उसने जवाब दिया एक राजा की तरह। तो नरेशन आपको तो पता है कि यहाँ पे जो नरेटर ने कहा है वो डायरेक्टली दिया है। अब इसका आंसर तो ऐसे ही होगा ना कि ये जो कॉन्वर्सेशन है उन दोनों का, मैं आपको बताऊं या फिर मैं किसी को बताऊं कि किस तरीके से ये कहा गया है, उनका कॉन्वर्सेशन है, या फिर कोई दूसरा आदमी तीसरे आदमी को बताए। तो ये ऐसा होगा, हम अगर बोले तो, कि एलेक्जेंडर ने पोरस को पूछा था कि वो किस तरीके से ट्रीट किए जाना चाहता है और उसने जवाब दिया था एक राजा की तरह। यही तो होगा ना। तो देखिए, अगर मैं इसका आंसर दूं और इसके रूल्स को फॉलो करूं तो कैसा होगा। देखिए, एलेक्जेंडर सेड टू पोरस। अब सेड तो टोल्ड होता है रूल के मुताबिक, जो भी रूल है नरेशन चेंज करने का, लेकिन यहाँ पे आस्क्ड होगा क्योंकि सवाल पूछा है। जैसे कि यहाँ पे एच वाला वर्ड है, हाउ, व्हाई, ये सब होने से आस्क्ड होता है। तो एलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस, यानी कि एलेक्जेंडर ने पोरस को पूछा था, हाउ डू यू डिजायर टू बी ट्रीटेड, यानी कि तुम किस तरीके से ट्रीट किए जाना चाहते हो। तो इसका उल्टा होगा कि वो किस तरीके से ट्रीट किए जाना चाहता था, यानी कि मैं तीसरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो एलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस हाउ, यू नहीं ही होगा क्योंकि हम थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं। तो एलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस हाउ ही डिजायर्ड टू बी ट्रीटेड, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये होगा, और फिर ये आंसर नहीं होगा, हम ये जानते ही हैं कि रिप्लाई हो जाता है, ही रिप्लाइड लाइक अ किंग, ये सेम ही रहेगा। तो यही होगा हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, द बॉयज एक्सक्लेम्ड इन जॉय दैट दे हैड ऑल पास्ड द टेस्ट एंड दैट दे वुड सेलिब्रेट देयर सक्सेस द नेक्स्ट डे। तो सिमिलरली इसका भी मतलब समझते हैं कि लड़कों ने उत्साह से ये कहा कि हम सब ने ये टेस्ट पास कर लिया है और हम सब कल अपना सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय जब बोलते हैं तब एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो यूज किया जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक्साइटमेंट से क्या कहा कि हम सब ने ये टेस्ट पास कर लिया है और हम कल सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे। तो बाकी सब तो आप इजीली कर पाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए ये जो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है। तो इसका आंसर होगा द बॉयज सेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है, यानी कि प्रश्न नहीं पूछा है और कुछ भी नहीं है, तो द बॉयज सेड होगा। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे आप वाव दे सकते हैं या फिर हुर्रे दे सकते हैं क्योंकि ये खुशी को दर्शाता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप दें, उसके बाद आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है और फिर आपको लिखना है कि द बॉयज सेड वो वी ऑल हैव पास्ड द टेस्ट एंड वी विल सेलिब्रेट आवर सक्सेस टुमारो। तो टुमारो से होता है द नेक्स्ट डे, तो ये टुमारो हो गया। उसके बाद है 6 नंबर हमारे पास वॉइस चेंज। तो ए नंबर है, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर दिस लिटिल गर्ल। तो सेम टेक्निक से हम सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं और इसका आंसर का भी मतलब समझते हैं। तो देखिए, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर दिस लिटिल गर्ल, यानी कि जो नर्स है वो छोटी बच्ची की देखभाल कर रही है। तो इसका आंसर ये होगा कि इस छोटी बच्ची का देखभाल नर्स के द्वारा हो रहा है। तो अब सिंपल से हम इसका आंसर देते हैं कि दिस लिटिल गर्ल होगा पहले, इज, उसके बाद आएगा बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज लुकिंग, तो बीइंग आएगा। द लिटिल गर्ल इज बीइंग, लुकिंग आफ्टर हो जाएगा लुक्ड आफ्टर, दिस लिटिल गर्ल इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द नर्स, ये होगा इसका आंसर। सेकेंड है हमारा मॉर्निंग शोज द डे। तो ये भी बिल्कुल इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंपली होगा
द डे इज, उसके बाद शो होगा शोड, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो द डे इज शोड बाय द मॉर्निंग, यानी कि सुबह दिन दिखाता है और दिन के द्वारा सुबह दिखाया जाता है। सी नंबर क्वेश्चन, द ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय एनीबडी, यानी कि ग्लास को किसी ने भी नहीं तोड़ा। तो इसका अगर हम मतलब देखें उल्टा यही होगा कि किसी के द्वारा भी ग्लास तोड़ा नहीं गया था। तो इसके आंसर में सबसे पहले आएगा नोबडी, एनीबडी नहीं आएगा, नोबडी आएगा। तो नोबडी हैज ब्रोकन द ग्लास, उससे बनता है ये द ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय एनीबडी। उसके बाद है डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप किससे होता है। तो इसको अगर हम करें हो जाएगा कि किसके द्वारा भूकंप होता है। बाय व्हाट, यानी कि किसके द्वारा, बाय व्हाट अर्थक्वेक इज कॉज्ड, कॉजेस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि हमने इसमें भी देखा। तो बाय व्हाट एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड। ई नंबर है द ग्राउंड हैज टू बी क्लियर्ड बाय अस, यानी कि जो मैदान है हमारे द्वारा साफ हो जाना चाहिए, यानी कि हमें ये मैदान साफ करना चाहिए, यही ना। तो आस हो जाएगा वी हैव टू क्लियर द ग्राउंड हैज टू बी क्लियर्ड बाय अस। तो ये होगा सिंपल सा इसका आंसर। एफ नंबर है द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड, यानी कि गवर्नर ने उसे रिवॉर्ड दिया। तो सिंपल सा इसका मतलब होगा कि एक रिवॉर्ड गवर्नर के द्वारा उसे दिया गया। तो पहले आएगा ए रिवॉर्ड वाज गिवन होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट अब जब होता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये होगा ए रिवॉर्ड वाज गिवन टू हिम बाय द गवर्नर, यानी कि एक रिवॉर्ड उसे दिया गया था गवर्नर के द्वारा। अब है हमारे पास करेक्ट टेंस, तो ये इस टेक्निक से और भी इजी हो जाता है। देखिए, माई ब्रदर प्रैक्टिस लॉ दीज डेज, तो मतलब देखते हैं इसका। मेरा भाई प्रैक्टिस लॉ दीज डेज, यानी लॉ मतलब पढ़ाई वगैरह जो भी है, लॉ का पढ़ाई। तो मेरा भाई इन दिनों लॉ की प्रैक्टिस, देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, कर रहा है, कर रहा था, आप ही समझिए क्या होगा। ऑब्वियसली यही होगा ना कि कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई इन दिनों लॉ प्रैक्टिस कर रहा था। सबसे फिट यही होता है ना कि मेरा भाई इन दिनों लॉ प्रैक्टिस कर रहा है। तो कर रहा है यानी कि ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक जो मेन वर्ब होता है उसके साइड में एस या फिर ईएस लगता है। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से नहीं समझा है तो मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा माई ब्रदर प्रैक्टिसेस लॉ दीज डेज, यानी कि मेरा भाई इन दिनों लॉ प्रैक्टिस करता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो है एक साथ में, मैं आपको पहले बताता हूं। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, यानी कि यहाँ पे दो काम है कि जो रोगी है वो डाई यानी कि मरना, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, मरेगा या फिर कुछ और होगा। देखिए तो ऑब्वियसली फिट तो यही होता है ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया यानी कि हो गया। तो यहाँ पे दो काम है, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। बेसिकली आपने बहुत से एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि जब ऐसे दो काम होते हैं, जो पहले होता है उसमें जो यूज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डॉक्टर बाद में आए इसीलिए डॉक्टर का आना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसी के अकॉर्डिंग रीच के साइड में रीच्ड लगा है यानी कि रीच का पास्ट फॉर्म है, और डाई जो है ये पास्ट परफेक्ट होगा यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। सी देखिए यहाँ पे भी सेम है ऑलमोस्ट। यू स्लीप व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यानी कि तुम स्लीप मतलब सोना, जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था या फिर कमरे में आया था। तो यही फिट होगा ना, मैं तुम्हारे कमरे में आया था जब तुम सो रहे थे, मतलब यू आर स्लीपिंग। सोना कंटिन्यूअस होता है, सोए थे तो नहीं होगा ना, सोना तो एक मोमेंट के लिए नहीं होता है, आप कुछ टाइम तक सोते हैं। तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू वेयर स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो ऐसा नहीं कि जब दो काम है तब हर बार ऐसा होगा कि एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट। आपको मतलब समझना है और उसके हिसाब से जज करना है। शी कम हेयर द डे आफ्टर टुमारो, देखिए टुमारो देखते ही आपको पता चल जाता है कि एक फ्यूचर टेंस का है। शी कम यानी कि वो, कम मतलब आना, हेयर द डे आफ्टर टुमारो यानी कि वो कल के बाद यहाँ पे आई थी, आएगी, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि फ्यूचर टेंस है और टुमारो है। तो शी विल कम हेयर द डे आफ्टर टुमारो। ई दे विन द मैच, देखिए ये एक बहुत ही अनोखा सा है। जब भी यहाँ पे देखिए
दे विन द मैच यानी कि वो मैच जीत गए या फिर जीतेंगे या फिर जीत रहे हैं, ये आपको कंफ्यूजन देगा क्योंकि ये एकदम सिंपल सा है और तीनों ही एक्चुअली फिट हो रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ सिंपल सा होता है तो आपको हर बार क्या करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दे हैव वॉन द मैच। लास्ट है वी विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर। तो देखिए लास्ट ईयर इससे पता चलता है कि ये एक पास्ट टेंस है, तो हमने ताजमहल पिछले साल विजिट किया था, यही होगा ना, या फिर ये होगा कि हम पिछले साल ताजमहल विजिट करेंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सिर्फ इसका पास्ट फॉर्म होगा, तो वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। कुछ प्रीपोजिशंस तो बिल्कुल इजी से हैं, देखिए सेलिंग के साथ यहाँ पे टू लगेगा, रोप विथ नाइफ होगा, कट द रोप विथ ए नाइफ, ये बहुत ही ईजी है। आई एम टॉलर देन यू बाई 2 इंचेस होगा, जब भी मार्जिन का बात आता है तो बाई लगता है। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ये रिवर के ऊपर यानी कि ओवर लगेगा। वी डिपेंड ऑन यू, ये तो एकदम सिंपल लाइन है, आप कहीं भी पढ़े होंगे। ही बेग्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मी, आई डो नॉट बिलीव इन हिज हॉनेस्टी, ये बिल्कुल ईजी है। देखिए यहाँ पे रीराइट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा दिया गया है, जैसा ऑर्डर किया है वैसा लिखना है। व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो मेक इट एन असर्टिव। देखिए असर्टिव क्या होता है, यानी कि आपको एक क्लियर स्टेटमेंट लिखना है इससे। तो इसका मतलब क्या है कि इस बेकार काम में वक्त ज़ाया क्यों करें। तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखे तो ये होगा कि इस बेकार काम में वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी नंबर है इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इसका मतलब है कि अक्सर सच बोलना मुश्किल होता है, तो इसको अगर हम नेगेटिव करें और मीनिंग भी चेंज ना करें तो ऐसा होगा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि सच बोलना आसान हो। सी नंबर है बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड स्कूल, मेक इट ए कंपाउंड सेंटेंस, मतलब आपको दोनों को जोड़ना है। तो बीमार होने की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया, तो इसको हम लिखेंगे ही कुड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, यानी कि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया, या फिर ऐसे कह सकते हैं ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अटेंड स्कूल। डी नंबर है ऑन सीइंग द लायन ही रैन अवे, मेक इट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपको 2-1 वर्ड लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और कुछ नहीं। तो इसको अगर हम लिखें तो ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ द लायन। उसके बाद है ई नंबर द स्टूडेंट्स हु आर गुड डू देयर होमवर्क रेगुलरली। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं वो हमेशा अपना होमवर्क करते हैं। मेक इट ए सिंपल सेंटेंस, यानी कि इस लंबे सेंटेंस को आपको सिंपल में लिखना है, तो ऐसा ही होगा कि गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली। लास्ट में है हमारे पास अतुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये करना है आपको चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए डिग्री तो आपने छोटे क्लास में बहुत किया ही होगा, तो इसका आंसर है कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अतुल, यानी कि अतुल सबसे अच्छा लड़का है क्लास में, और इसका आंसर का मतलब होगा कि दूसरा कोई लड़का क्लास में अतुल की तरह अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि बेहतर है, अगर बेहतर करते हैं तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अतुल की तरह अच्छा यही होगा। तो यही थे सेक्शन सी में सभी, बाकी जो है वो दूसरे टेक्स्ट बुक से हैं, इसके ऊपर मैं दूसरा कभी वीडियो बनाऊंगा। और इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट में लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। और आपके तो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, अगर कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए आपको, कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिए यार। आपने जो भी वीडियोस देखे हैं तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि आपको हेल्प करूँ जो भी कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।